हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 150 एमसीक्यूज की जो सीरीज स्टार्ट हो चुकी थी हमारी एचएपी की। आज हम उसमें कंप्लीट करेंगे 15 एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आरआरबी वाले या फिर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ साथ अपने आंसर्स को गैस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्पाइनल रिफ्लेक्स टाइप। जो स्पाइनल रिफ्लेक्स है वो किस टाइप का टाइप है? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, लर्न या फिर कॉग्निटिव? तो स्पाइनल रिफ्लेक्स का टाइप है हमारा इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री कैसे? जो कि अपने ऐच्छिक रूप से नहीं होता है। कोई भी रिएक्शन जो स्पाइनल रिफ्लेक्स है वो ऐच्छिक नहीं है, हम बिना चाहे हमारे वो रिफ्लेक्सेस सामने आते हैं। तो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हमारे क्या है? ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सेज हैं। जैसे कि मान लो अगर आपको कोई सुई चुभी तो आप क्या करेंगे? सुई पे हाथ नहीं लगाएंगे, रखेंगे, आप एकदम से उसको झटके से हटाएंगे। ठीक है, आपको किसी ने कुछ पिंच किया तो आप एकदम से रिएक्शन देंगे, वो हमारा ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होगा स्पाइनल रिफ्लेक्सेस के थ्रू, और ये प्रोसीड होता है स्पाइनल कॉर्ड से। जैसे कि नी जर्क रिफ्लेक्स है, ठीक है, विड्रॉल रिफ्लेक्स है कि जैसे आपको कुछ चुभा आपने हाथ तुरंत हटाया, दैट इज विड्रॉल रिफ्लेक्स, और ये स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं। वॉलेंट्री जो वॉलेंट्री एक्शंस है वो हमारे कॉन्शियस मूवमेंट होते हैं, जो हम अब जानबूझ के करते हैं, हाथ हिलाना, मुंह हिलाना, चलना, अपने जो मूवमेंट्स हैं, दैट इज वॉलेंट्री। तो इसका आंसर वॉलेंट्री नहीं होगा। लर्न नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्सेस क्या करते हैं, धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ता रहता है, ओवर टाइम होता रहता है, देन उसके बाद हम हमारी जो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस है वो उसको इनेट करती है। जैसे राइडिंग है, ठीक है, अगर हम ड्राइविंग सीख रहे हैं तो वो धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना वो जमेगा, उतना और ज़्यादा आप लर्न करेंगे। ये बचपन से होता है, इनेट होता है। कॉग्निटिव इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे रिस्पॉन्सेज इसमें इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, मेजरमेंट, कैलकुलेशन, ये सब चीज़ें हमारी क्या है? कॉग्निटिव है, स्पाइनल रिफ्लेक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम कन्वर्टिंग स्टार्च इनटू माल्टोज। अब बताना है कि ऐसा एंजाइम जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, क्या पेप्सिन है, क्या एमाइलेज है, क्या लाइपेज है, क्या ट्रिप्सिन है? और सही आंसर हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज हमारा वो एंजाइम है जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोलिसिस करता है। तो हाइड्रोलिसिस होता है एमाइलेज के थ्रू, स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में। पेप्सिन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि डाइजेस्ट प्रोटीन है। लाइपेज हमारा डाइजेस्ट फैट है जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्रेटिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय। अब बताना है एक हार्मोन का नाम है सिक्रेटिन जो कि सिक्रीट होता है किससे? स्टमक से, लीवर से, पैनक्रियास से या फिर डिओडिनम से। तो सिक्रेटिन हार्मोन सिक्रीट होता है डिओडिनम, ना ही स्टमक, ना ही लीवर, ना ही पैनक्रियास, ये होगा डिओडिनम से। तो सिक्रेटिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि एस सेल से सिक्रीट होता है, और एस सेल कहाँ होते हैं? म्यूकोसा ऑफ द डिओडिनम। डिओडिनम के म्यूकोसा पे प्रेजेंट होते हैं एस सेल्स। काम क्या करती हैं ये सिक्रेटिन्स? ये स्टिमुलेट करती है, बढ़ाती है पैनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट सिक्रीशंस को, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन के सिक्रीशन को कम करती है, और बाइल प्रोडक्शन में हेल्प करती है लीवर के थ्रू। स्टमक, पैनक्रियास, लीवर इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि स्टमक तो गैस्ट्रिन को बढ़ाता है, सिक्रीट करता है। सोमैटोस्टेटिन बढ़ाता है, सिक्रीट करता है, और ग्रेलिन भी सिक्रीट करता है। पैनक्रियास हमारे ऐसे एंजाइम्स को रिलीज करता है जैसे कि एमाइलेज है, लाइपेज है, प्रोटीएज है, और बाइकार्बोनेट्स हैं जो कि सिक्रेटिन को रिस्पॉन्स करते हैं। लीवर इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि लीवर हम सबको पता है क्या रिलीज करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बन गया है, बताओ। तो बाइल प्रोड्यूस्ड बाय, तो बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है? स्टमक से, लीवर से, पैनक्रियास से या फिर गॉल ब्लैडर। तो बाइल प्रोड्यूस होता है, अभी आंसर बताया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताओ। लीवर। तो लीवर क्या करता है? बाइल बनाता है। कैसे? तो बाइल एक हमारा डाइजेस्टिव सिक्रीशन है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कोई भी जो डाइट हम ले रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन में, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। किस कलर का होता है बाइल? येलो ग्रीनिश कलर का होता है, और एल्कलाइन फ्लूइड है जो कि किस किस चीज़ों से बना होता है? बाइल सॉल्ट से,
बिलिरुबिन से, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से, फॉस्फोलिपिड से, इलेक्ट्रोलाइट से और वाटर से। ये कॉम्बिनेशन है किसका? बाइल का। लगभग लगभग 500 से 1000 ml बाइल हमारे पर डे में सिक्रीट होता है। गॉल ब्लैडर नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोर करते हैं कंसंट्रेट्स बाइल, जो कंसंट्रेटेड बाइल है उसको स्टोर करता है। स्टमक इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करता है स्टमक, HCl है, पेप्सिन है, इस तरह के गैस्ट्रिक जूसेस को प्रोड्यूस करता है। पैनक्रियाज इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, बाइकार्बोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन इंक्रीजिंग ब्लड शुगर। ऐसा हार्मोन बताना है जो कि ब्लड शुगर को बढ़ाता है। अब तक हमने यही सुना था कि हमें ऐसी चीज बतानी है जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है या फिर रेगुलेट करती है या फिर कम करती है। अब ऐसा हार्मोन बताना है जो कि ब्लड शुगर को बढ़ाता है। ग्लूकागॉन है, इंसुलिन है, सोमेटोस्टैटिन है या फिर कैल्सिटोनिन है। और आंसर हो जाएगा इसका यस, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है थ्रू अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। तो सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन अल्फा सेल से, अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है जिस टाइम हम फास्ट करते हैं। भाई हम पूरे दिन में हम बोलते हैं ना कि हमने फास्ट रखा फिर भी हमारे अंदर इतनी एनर्जी बनी रही है कि हमें कुछ खाने की ऐसी ज़रूरत नहीं लगी। क्यों? क्योंकि जो आप जिस टाइम आप फास्ट कर रहे हो, जिस टाइम हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, बॉडी उस टाइम अल्फा सेल से ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रही है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ाती है, जिससे ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा लीवर में। ठीक है, ये स्टिमुलेट करती है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज के नई फॉर्मेशन को बढ़ाती है। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इंसुलिन नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि इंसुलिन बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज से सिक्रीट होते हैं और ब्लड शुगर को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। सोमेटोस्टैटिन हमारे डेल्टा सेल, पेनक्रियाज के डेल्टा सेल से सिक्रीट होते हैं और ये इनहिबिट करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन को, रेगुलेशन का काम करता है। कैल्सिटोनिन बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, पैराफॉलिकुलर सी सेल से सिक्रीट होते हैं और ये कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीनियल ग्लैंड सिक्रीट। जो पीनियल ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट करती है? मेलेटोनिन, थायरॉक्सिन, पैराथॉर्मोन या फिर इंसुलिन? तो पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करती है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होती है और पीनियल ग्लैंड एक छोटी सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, मेलेटोनिन को सिक्रीट करती है। और मेलेटोनिन को हम क्या बोलते हैं? स्लीप हार्मोन बोलते हैं। ऐसा होता है कि हमें रात में ही नींद आ रही है, ऐसा होता है कि हम 6 बजे के हमने अलार्म लगाया तो 6 बजे के लगभग हमारी नींद खुल जा रही है, वो मेलेटोनिन का काम है। बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है मेलेटोनिन। फंक्शन क्या है? जो हमारी स्लीप वेक साइकिल है, भाई 7-9 बजे सो जाना या 10 बजे सो जाना, सुबह 5 बजे उठ जाना, 6 बजे उठ जाना, ये कौन मेंटेन करता है? कैसे पता चल रहा है बॉडी को? वो मेलेटोनिन करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करता है। ये प्यूबर्टी और रिप्रोडक्टिव हार्मोन को इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। थायरॉक्सिन हेल्प नहीं करेगा क्योंकि सिक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड से। पैराथॉर्मोन हमारा इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और इंसुलिन हमारे बीटा सेल से सिक्रीट होते हैं, पीनियल ग्लैंड से। इनमें से कोई भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब बताना है फर्टिलाइजेशन की साइट, कहां पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है? ओवरी में, यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब में या फिर वेजाइना में? तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा हमारा फेलोपियन ट्यूब में। क्यों होगा फेलोपियन ट्यूब में? इसका आंसर देखिए। तो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है? जो स्पर्म है और फीमेल का ओवम है वो आपस में फ्यूज करते हैं इंटरकॉर्स के बाद, और ये यूजुअली अकर होता है एम्पुलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। जो एम्पुलरी रीजन है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अगर फीमेल का, और ये फेलोपियन ट्यूब है, तो यहाँ कहीं जो एम्पुलरी, एम्प्यूल जैसी जो फेलोपियन ट्यूब है वहां पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। इंपॉर्टेंस क्या है? तो फेलोपियन ट्यूब में इन्वायरमेंट बहुत इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहता है स्पर्म ओवम के फर्टिलाइजेशन के लिए। जैसे पीएच वहां पर बैलेंस रहेगा, न्यूट्रिएंट्स वहां पर रहेंगे, एंजाइम्स रहेंगे जो कि फ्यूज होने के लिए स्पर्म और एग के कन्वीनियंट रहते हैं।
ये प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी को। फेलोपियन ट्यूब में बहुत सारे स्पर्म एंटर करते हैं, तो जिस टाइम फ्यूजन हो रहा है उस टाइम पॉलीस्पर्मी को रोकता है, बहुत सारे स्पर्म्स की एंट्री को रोकता है। और जाइगोट का फॉर्मेशन भी फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन ट्यूब के बाद ये कहीं इम्प्लांट होता है यूट्रस में। तो ये काम है फर्टिलाइजेशन का फेलोपियन ट्यूब में। ओवरी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ओवरी में तो एग्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ओवुलेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। यूट्रस इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इम्प्लांटेशन होता है। जाइगोट जब बन जाता है वो इम्प्लांट होता है यूट्रस में, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है। वेजाइना इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि वेजाइना एक रास्ता है जहां से स्पर्म्स एंटर करते हैं इंटरकोर्स के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल है ओव्यूलेशन के लिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन। तो हार्मोन जो कि ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आंसर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्वेश्चन अगर आएगा कि कौन सी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ट्रिगर करता है ओवम को बाहर निकालने के लिए ग्राफिकन फॉलिकल से, और स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन को। जब कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये सिक्रीट करते हैं प्रोजेस्टेरॉन को, ताकि यूट्रस इम्प्लांटेशन के लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है, यही काम होगा हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है भाई, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 दिन बाद या 12 दिन बाद क्या होता है, ओवुलेशन होगा, तो वो सिक्रीट होता है ग्राफिकल फॉलिकल से। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसको हेल्प करता है। अब एफएसएच इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो एफएसएच है वो तो ग्रोथ और मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं ओवरी फॉलिकल्स के। ओवुलेशन से पहले भाई ओवम जो है वो बर्स्ट होता है, तभी तो उसमें से एग रिलीज हो रहा है ना, तो उस ओवरी को डेवलप करने का काम एफएसएच का है। एस्ट्रोजन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करते हैं, ओवेरियन फॉलिकल को डेवलप करते हैं, सिक्रीट होते हैं बाय डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल। और प्रोजेस्टेरॉन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होते हैं किसके द्वारा, कॉर्पस ल्यूटियम के ओवुलेशन के बाद। ओके, जो कि एंडोमेट्रियम लेयर को प्रिपेयर करता है फॉर द इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इन, जो मेल गैमेट्स हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एपिडिडाइमिस में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, प्रोस्टेट में या फिर टेस्टिकुलर इंटेस्टाइनल सेल में। और आंसर हो जाएगा इसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये लोकेट होता है टेस्टिस में, और स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोड्यूस करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म्स का फॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म यहीं पर होता है टेस्टिस में। प्रोसेस क्या है, तो क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले प्रोसेस में आता है, उसके बाद स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, देन स्पर्मेटिड्स बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बनने के बाद स्पर्मेटोजोआ बनता है, और स्पर्मेटोजोआ ही क्या है, मेन स्पर्म है, मेच्योर स्पर्म है। एपिडिडाइमिस का आंसर नहीं होगा, क्योंकि स्टोर करते हैं स्पर्म को और मेच्योर करने का काम करते हैं। प्रोस्टेट इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्रोस्टेटिक फ्लूइड सिक्रीट होता है, सीमेन नहीं। ठीक है, ये स्पर्म के पार्ट्स है, सीमेन का पार्ट है। टेस्टिकुलर इंटेस्टाइनल सेल्स नहीं होंगे, क्योंकि सिक्रीट करते हैं ये टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स फॉर मिल्क इजेक्शन। अब बताना है मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन। जिस टाइम लैक्टेटिंग वुमेन है, जिस टाइम मदर मिल्क को प्रोड्यूस कर रही है, इजेक्ट कर रही है, इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। कहाँ गया पेन, ये रहा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और ये क्या करता है, मिल्क इजेक्शन को ट्रिगर करता है, जिसको बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा हार्मोन जो कि लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देन आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, मेमरी ग्लैंड से, जिस टाइम बच्चा माँ को सक करता है, ठीक है, ब्रेस्ट में से सक करता है, उस टाइम मिल्क इजेक्ट होता है ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। दिस हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क। मैकेनिज्म क्या है,
स्टिमुलेट करता है ये किसको? मायो एपिथेलियल सेल्स को, जो कि एल्वियोलाई के आसपास होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, देन मिल्क इजेक्ट होगा डक्ट्स में से, मेमोरी डक्ट्स में से। प्रोलैक्टिन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्रोलैक्टिन सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, और ये मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। देखो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक होता है इजेक्शन, दूसरा होता है प्रोडक्शन। इजेक्शन ऑक्सीटोसिन, प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन। तो ऐसा समझ लो, प्रोडक्शन पी और प्रोलैक्टिन पी, पीपी। ओके, एस्ट्रोजन हेल्प नहीं करेगा इसके लिए, क्यों? क्योंकि ये प्रमोट करता है मेमोरी ग्लैंड को बनने के लिए जिस टाइम प्रेगनेंसी हो रही है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं? मेमोरी टिश्यूज को मेंटेन करते हैं, प्रेगनेंसी में सपोर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन फॉर मिल्क सिंथेसिस। अब बताना है मिल्क की सिंथेसिस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। देखो मैंने भाषा चेंज कर दी है, लेकिन आंसर आपको पता होना चाहिए। तो मिल्क सिंथेसिस के लिए प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन। आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन। अभी बताया मैंने कि मिल्क के बनने के लिए, मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। तो मिल्क सिंथेसिस के लिए प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल, एंड दिस सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क के प्रोडक्शन में। लैक्टोजेनेसिस कॉज करता है मेमोरी ग्लैंड में। जिस टाइम सकलिंग होती है, बच्चा जिस टाइम माँ को सक करता है, उस टाइम प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसी से क्या होगा, जो एल्वियोलाई के आसपास की जो लेयर्स थी, कौन सी लेयर्स थी मुझे कमेंट करके बताओ, कौन सी सेल का मैंने नाम लिया था। तो वो सेल्स जो एल्वियोलर सेल्स हैं, ठीक है, उसके थ्रू मिल्क का प्रोडक्शन होगा। ऑक्सीटोसिन नहीं होगा क्योंकि मिल्क का इजेक्शन कॉज करते हैं। एस्ट्रोजन नहीं होगा क्योंकि मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि मेमोरी टिश्यूज को, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल यूरिन आउटपुट पर डे। एक दिन में कितना नॉर्मल यूरिन इंसान आउटपुट करता है, कितना एक्सक्रीट करता है? 250 से 500 ml, 500 से 1500 ml, 1500 टू 2500 ml, या फिर 2500 से ज्यादा। तो नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन अ डे इज 500 टू 1500 ml। एक नॉर्मल एडल्ट की बात हो रही है, जब उसका नॉर्मल डाइट है, नॉर्मल फ्लूइड इनटेक है, किसी तरह का किडनी डैमेज नहीं है, किसी का कोई किडनी डिसऑर्डर नहीं है, ठीक ठाक कंडीशन में, तो 0.5 टू 1.5 लीटर पर डे, ठीक है। और डिपेंड करेगा किस तरह का खाना लिया जा रहा है, किस तरह की डाइट ले रहा है, किस टाइप का फ्लूइड इनटेक बढ़ रहा है, उसका किडनी का फंक्शन कैसे है, और किस टेम्परेचर में रह रहा है, ये बहुत डिपेंड करेगा। उस पर ये क्या होगा, उसी पे ये एक्सक्रीशन डिपेंड होगा, लेकिन नॉर्मली इतना होगा। 250 से 500 ml क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुत कम है, और ये बहुत कम क्या शो करेगा? ओलिगोयूरिया। हो सकता है डिहाइड्रेशन हो रहा हो बॉडी में, हो सकता है किसी तरह की किडनी डिजीज हो, इस वजह से यूरिन का आउटपुट कम है। 1500 टू 2500 ml, ये क्या होगा, नॉर्मल से ज्यादा है। तो हो सकता है बहुत ज्यादा फ्लूइड इनटेक हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा पानी पी लिया है तो बहुत ज्यादा जाना पड़ेगा भाई, और हो सकता है डायूरेसिस भी कॉज हो रहा हो। 2500 ml से ज्यादा है तो क्या होगा भाई, एक्सेसिव यूरिन होगा। बस फिर तो बाथरूम के ही चक्कर लगाते रह जाओ, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया बोलते हैं। और ये पॉलीयूरिया की कंडीशन तब होगी या तो जब डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन है, या फिर डायबिटीज इंसिपिडस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी एक्सक्रीट्स। किडनी क्या एक्सक्रीट करती है? ग्लूकोज, प्रोटीन्स, यूरिया या फिर लिपिड। अब आप कहेंगे किडनी जो सिक्रीट करेगी उसमें तो ये सभी चीजें सिक्रीट हो जाएंगी, एक्सक्रीट हो जाएंगी, लेकिन मेजर पार्ट क्या होगा इनमें से? आंसर हो जाएगा यूरिया। यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ठीक है, जो कि हमारी किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है, और प्रोड्यूस होता है कहाँ पर? लीवर में। अगर कोई पूछे यूरिया नाइट्रोजिनस वेस्ट है जो कि प्रोड्यूस होता है कहाँ पर, तो लीवर में ये प्रोड्यूस होता है अमीनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म के थ्रू, और किडनी से ये एक्सक्रीट हो जाता है। फंक्शन की बात करें तो हमारी बॉडी से जो भी टॉक्सिक वेस्ट हैं, टॉक्सिक्स को बाहर निकालता है, हमारी बॉडी में से नाइट्रोजन को बैलेंस करता है, नाइट्रोजियस वेस्ट है, इसीलिए इसका नाम क्या है, नाइट्रोजियस वेस्ट है। किडनी ऑल्सो हेल्प, किस में हेल्प करती है? वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस के बैलेंस में।
तो किडनी से जो वेस्ट निकल रहा है यूरिया, ये जो वेस्ट है ये हमारी बॉडी को एसिड बेस बैलेंस से कॉज करती है, इलेक्ट्रोलाइट के वेस्ट से बचाती है और वाटर को भी बैलेंस करती है। ग्लूकोज इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है, रीअब्सॉर्ब होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, और ये अगर हमारे यूरिन में ज़्यादा दिख जाएगा तो क्या होगा भाई, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाएगी। ठीक है, ग्लाइकोसोयूरिया हो जाएगा। इसका क्या मतलब होता है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अब यूरिया में दिखने लगी है। ये नॉर्मल कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। प्रोटीन का क्या है, प्रोटीन अगर प्रोटीन यूरिन में दिखने लगा तो प्रोटीन यूरिया कहा जाता है इसको। ठीक है, और ये कब हो रहा है, जब ग्लोमेरुलर फिल्टर सही से काम नहीं कर पा रहे। नॉर्मली कंडीशन में ऐसा होता नहीं है। और लिपिड भी एक्सक्रीट नहीं होता है यूरिन में, और अगर हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, लिपिड्यूरिया कहा जाएगा। और ये अक्सर कब होगा, जब किडनी डिसऑर्डर के कंडीशन देखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोल्डर जॉइंट टाइप। अब बताना है शोल्डर का जो जॉइंट है, ये जो शोल्डर है इसके जॉइंट जो हैं वो किस टाइप का है। हिंज जॉइंट बोलते हैं इसे, पावट जॉइंट बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, या फिर सैडल जॉइंट बोलते हैं। तो शोल्डर का जो जॉइंट है उसको बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्यों, क्योंकि दिख रहा है क्या, ये बॉल जैसा है ना, गोला है। तो शोल्डर जॉइंट को हम और क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के साथ साथ ग्लीनोह्यूमेरल जॉइंट भी बोलते हैं, ग्लीनोह्यूमेरल जॉइंट भी बोलते हैं। ध्यान रखना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोल रहे हैं। किस किस चीज के लिए काम आता है, फ्लेक्शन के काम आता है, एक्सटेंशन के काम आता है, एबडक्शन के काम आता है। भाई ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं को भी घुमा लो तुम, है ना, तो सब जगह के लिए काम आता है। हिंज जॉइंट इसका आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जैसे कि मैं एल्बो है, हमारी नी है जो एक ही तरफ मूव कर रही है, भाई आप एक ही तरफ इसको मूव कर सकते हो ना, दूसरी तरफ तो टूट ही जाएगी, है ना, उसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। पाइवोट नहीं होगा। क्यों, पाइवोट क्या करते हैं, हमारे रोटेशनल मूवमेंट के काम आते हैं। भाई मान लो आपकी गर्दन है, ऐसे ऐसे हिला रहे हो, ठीक है, लेकिन एक एक्सिस पे घूम रही है, एक एक्सिस पे घूम रही है, जैसे कि जिसको हम क्या बोलते हैं, एटलांटो एक्सियल जॉइंट बोलते हैं। तो अगर मैं अपनी गर्दन को हिला रही हूँ तो कौन से जॉइंट मूव हो रहे हैं, हमारे एटलांटो एक्सियल जॉइंट यूज हो रहे हैं। C1 C2 जिसको बोलते हैं सर्वाइकल 1 सर्वाइकल 2 जो बोन है, तो सर्वाइकल 1 को बोलते हैं एटलास, एटलांटो एटलास, और C2 को बोलते हैं एक्सिस, जो कि हमारी नेक में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है इसका सैडल। सैडल भी इसका आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बाई एक्सियल मूवमेंट्स हैं, जैसे हमारा थंब बाई एक्सियल है, ठीक है, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। ये क्या कर रहा है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कॉज कर रहा है, और एबडक्शन एडक्शन भी कॉज करता है। भाई आप इसको नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, है ना, इस तरीके से। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी लोकेटेड इन। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको नहीं पता है तो। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी लोकेटेड इन वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनल्स, कोक्लिया, या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का कॉक्लिया। कॉक्लिया क्यों, क्योंकि जो कॉक्लिया है, जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है, ये एक सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। सेंसरी मतलब जो सेंसेस करते हैं। क्या सुना, कहीं से तो आवाज आई, कुछ तो आई, वो कहाँ से आई, वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी की वजह से आई, जो कि हमारे सुनने में मदद करते हैं। लोकेशन की बात की जाए तो कॉक्लियर डक्ट में प्रेजेंट होते हैं, हमारे अंदर जो कान है, हमारा इनर ईयर जो है, उसमें जो कॉल्चिया है, या कॉक्लिया भी बोल सकते हो। और इसमें क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, जिनको सेंसरी सेल्स भी बोला जाता है, जो कि पेसिलर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। और यही जो हेयर सेल्स हैं ये कवर होते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से। इस बात को जरा ध्यान रखना, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं हमारे हेयर सेल्स, सेंसरी सेल्स, और ये कन्वर्ट करते हैं, कोई भी वाइब्रेशन अगर आ रही है, कहीं से भी कोई साउंड आ रही है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ जाएंगे, हमारे ब्रेन में जाएंगे, और ब्रेन देन सिग्नल देगा कि भाई कुछ सुन लो, मैम कुछ बोल रही है, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सुन रहे हैं आप, ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी की वजह से है। वेस्टिब्यूल इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस और पोजीशन को मेंटेन करते हैं। आंख बंद करके आप खड़े हो, देन वेस्टिब्यूल एक्टिव होगा। सेमी सर्कुलर कैनल्स इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि सेमी सर्कुलर कैनल्स डिटेक्ट करते हैं रोटेशनल मूवमेंट को, हमारे सर की रोटेशनल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये भी पार्ट है हमारा वेस्टिब्यूल का।
और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं होगा, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, हमारी ईयर ड्रम है, जो आवाज़ आ रही है ना वो कितनी हमारे कान के अंदर जानी है, वो ईयर ड्रम का काम है। तो ट्रांसमिट करता है वाइब्रेशंस को हमारे बाहर कानों से अंदर कितनी मेगाहर्ट्ज वॉल्यूम जानी है, ये काम होता है हमारा ईयर ड्रम का। इसीलिए इसका आंसर होगा क्या, कॉकलिया। ओके, तो कॉकलिया हमारा क्या है, इनर ईयर का पार्ट है। तो यहाँ पर हमारे 15 MCQs कंप्लीट होते हैं आज की इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा से किसी और सब्जेक्ट के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे और MCQs के साथ। तब तक आप हमारे कोर फार्मेसी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट करते रहें, आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहें। हमारा जो पेज है वो टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा पर प्रेजेंट है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेक केयर, टेक रेस्ट, बाय बाय।